एआईटी के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है कि जीएसटी में डीलर कितने तरह के होते हैं। तो अगर देखा जाए तो जीएसटी में डीलर हमारे दो तरह के हैं। एक ऐसे डीलर है जो रेगुलर डीलर है और दूसरे ऐसे डीलर जो कंपोजिशन डीलर। दो तरह के डीलर्स बनाए गए और इन डीलर्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो टर्नओवर के आधार पर। तो ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, यहाँ 0.5 बढ़ा लीजिए। ठीक है। ऐसे डीलर जिनके साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन्हें अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की रेगुलर स्कीम में कराना हो। और ऐसे डीलर्स को अपना टैक्स मंथली या क्वार्टरली जमा। ठीक है। ऐसे डीलर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम में कराना होता है और उन्हें अपना टैक्स क्वार्टरली या मंथली जमा करना। ऐसे डीलर्स को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। वो फार्मूला है जीएसटी पेएबल इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी जीएसटी पेएबल इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी, हमारे जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें से हम आरटीसी को घटा देंगे, जो अमाउंट बचेगा वही हमको टैक्स जमा। बात समझ में आ रहा है ना। तो दो तरह के डीलर्स हैं हमारे, एक तो है रेगुलर और दूसरा है हमारे कंपोजिशन। रेगुलर डीलर ऐसे डीलर हैं जिनका साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है और उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन किस में कराना होगा, रेगुलर स्कीम। ठीक है। तो अगर ओवरऑल हम समझें तो अगर किसी डीलर ऐसे हैं जिनका जिनका टर्नओवर जो है 0 से 40 लाख, ऐसे डीलर जिनका पूरे साल का टर्नओवर कितना है, 0 से 40 लाख रुपए तक है। ठीक, उन्हें 0 से 40 लाख रुपए तक है, उन्हें रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं। फिर ऐसे डीलर जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है, 40 लाख रुपए से ज्यादा है और 1.5 करोड़ तक, 1.5 करोड़। बात समझ में आ रहा ना। इन्हें क्या करना होता है, इन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है कंपोजिशन स्कीम में। और ऐसे डीलर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, 1.5 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है रेगुलर। बात समझ आया। अगर टर्नओवर आपका 40 लाख रुपए तक है तो रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। 40 लाख से ऊपर 1.5 करोड़ तक है तो कंपोजिशन में, और 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो रेगुलर में रहना हो। बात समझ में आ रहा ना। तो चलिए, अब हम लोग को देखना है कंपोजिशन स्कीम। देखिए, कंपोजिशन का मतलब होता है समाधान। इसको हिंदी में बोलते हैं समाधान। कंपोजिशन की हिंदी होती है समाधान। आइए, कंपोजिशन की हिंदी होती है समाधान। और समाधान वहां पे होता है जहां पे कोई समस्या, समाधान वहां पर होता है जहां पर कोई समस्या। तो वास्तव में कंपोजिशन स्कीम को इसलिए बनाया गया था कि जीएसटी के प्रोसेस को आसान किया जा सके। क्योंकि जब शुरू शुरू में जीएसटी आया तो जीएसटी के साथ बहुत सारी दिक्कतें। एक तो नया टैक्स कंसेप्ट था, तो नया टैक्स कंसेप्ट होने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं था। प्लस जीएसटी का कैलकुलेशन ऐसा था और हर बिजनेस की क्षमता ये नहीं थी कि हर बिजनेस अपने शॉप पर कंप्यूटर लगाए, चलाने के लिए एक ऑपरेटर रखे और उसको अलग से सैलरी पे करे जीएसटी के नाम। बात समझ आया। तो जब शुरू शुरू में जीएसटी आया तो जीएसटी का बहुत विरोध हुआ। उस विरोध को दूर करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई, उसको बोला गया समाधान योजना। उस समाधान योजना को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिशन स्कीम। तो वास्तव में जीएसटी के प्रोसेस को आसान करने के लिए बनाया गया। इसमें क्या आसानी दी कर दी गई, सबसे पहला है टैक्स। इसमें टैक्स आप मंथली के साथ साथ क्वार्टरली भी जमा कर सकते। तो पहले टैक्स हमको कैसा जमा करना पड़ता था, मंथली, लेकिन अब क्या कर दिया गया कंपोजिशन में, क्वार्टरली। दूसरा चीज, इनको टैक्स कितना देना है, इनको टैक्स देना है अपने टर्नओवर का 1%। तो यह कैलकुलेशन सबके लिए आसान। आम एक व्यापारी भी इजिली कैलकुलेट कर लेगा कि उसको टैक्स कितना देना है। मान लो कोई एक आम बिजनेसमैन है, उसने देखा कि हमारी एक दिन की सेल कितनी है, 2,000 रुपए की। उसने ये देखा कि पूरे महीने की लगभग सेल हमारी 50,000 की हो रही है। फिर उसने ये देखा कि अगर हमारी एक महीने की सेल 50,000 की है तो लगभग लगभग पूरे 3 महीने की सेल कितनी हो जाएगी, ठीक है, 1.5 लाख हो जाएगी। अब 1.5 लाख का 1% उसको टैक्स देना।
बात समझ आया? 1.5 लाख का 1% तो कितना हो जाएगा बताओ? 1.5 लाख का 1% भाई 1.5 लाख 15, उसको कितना देना पड़ेगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख का 1%, ये हो गया आपका 1,50,000। तो अब इससे के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो टैक्स आएगा, ठीक है, 1,50,000 हुआ ना ये। अब 1,50,000 पे जो आपका टैक्स बनेगा, ठीक, वो आपका बनेगा 1,500 रुपये 1% के हिसाब से। 1.5 लाख का 1% कितना हो गया? 1,500। अब ये 1,500 रुपये उसको केवल टैक्स देना है। तो एक छोटे बिजनेस के लिए भी अगर 3 महीने में 1,500 रुपये टैक्स लग रहा है तो बहुत ज्यादा अमाउंट टैक्स का नहीं है, वो आसानी से इस टैक्स को जमा कर सकते। बस में अगर छोटा बिजनेस भी है और 3 महीने में उसको केवल 1,500 रुपये टैक्स जमा करना है, तो ऑन एवरेज जोड़ा जाए तो 500 महीने का है, तो भी इजिली टैक्स जमा कर सकता है, प्लस कैलकुलेशन भी उसका आसान हो गया। दूसरी चीज, ऐसे डीलर को डिटेल में रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं, ना ही टैक्स इनवाइस इशू करने के लिए आवश्यक रूल्स और प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत, ना ही टैक्स इनवाइस जमा करने की जरूरत है, ना तो टैक्स इनवाइस बनाने के लिए जो आवश्यक रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करने की जरूरत है, ना ही स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। इसको स्टॉक का मेंटेनेंस भी करने की जरूरत नहीं है। इसको बार बार ये भी नहीं देखना है कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा है, ना ही सेल और परचेज का इनवाइस वाइज रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। इनवाइस वाइज रिटर्न मतलब हमें ये डेटा बताने की जरूरत है कि कितना इनवाइस हमारा परचेज है और कितने इनवाइस से हमारा सेल है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे डीलर को केवल क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है, यानी 3 महीने में एक बार। ऐसे डीलर्स को आईटीसी प्राप्त नहीं होता और ऐसे डीलर को टैक्स इनवाइस इशू करने का भी कोई अधिकार नहीं दिया गया है, और ऐसे डीलर टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकते। एक सिंपल सादा बिल बनाते हैं लोग, इनकी बिल में कहीं पे टैक्स का कोई जिक्र नहीं होता है, और इन्हें जो बनाना होता है वो टैक्स इनवाइस नहीं, बिल ऑफ सप्लाई बनाना। तो इनके लिए कुछ चीजें आसान कर दी गई, जैसे आइटम वाइज रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, इनवाइस वाइज रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, डिटेल में रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, टैक्स इनवाइस बनाते समय जो रूल्स और प्रोसीजर उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और तो और टैक्स भी तिमाही में 3 महीने में एक बार जमा कर सकते हैं। ये भी एक काम उनका आसान हो गया, हर महीने टैक्स कैलकुलेट नहीं करना है और हर महीने टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से कंपोजिशन स्कीम आसान बनाई गई, और कंपोजिशन स्कीम से लोगों को काफी राहत मिली, और लोगों ने कंपोजिशन स्कीम में काफी रजिस्ट्रेशन कराया। तो शुरू में जब कंपोजिशन स्कीम बनाई गई ना, तो उसकी लिमिट केवल रखी गई 75 लाख, यानी ऐसे बिजनेस जिनका साल का टर्नओवर 75 लाख रुपए तक है, केवल वही कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ये लिमिट रखी गई। बाद में इस लिमिट को बढ़ा के कर दी गई 1 करोड़ रुपए, फिर 1 करोड़ से बढ़ा के आज के समय इसकी लिमिट कितनी है? 1.5 करोड़। यानी अगर आपकी पूरे साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है तो आपको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक, तो यह स्कीम ऑप्शनल बनाएगा। अगर हमारा टर्नओवर 80 लाख रुपए है तो कायदे से हमारी स्कीम कौन सी हुई? कंपोजिशन। लेकिन अगर हम चाहें तो रेगुलर स्कीम में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और गवर्नमेंट हमारा वहां पर भी वेलकम करती है रेगुलर स्कीम में भी। बस मैं, तो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्शनल बना दिया गया। हमारा टर्नओवर केवल 20 लाख रुपए है, हमें रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें बैंक से लोन लेने जाना हो या बैंक में खाता खुलवाना हो तो हमें मजबूरी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो हम चाहे तो कंपोजिशन में चले जाएं, चाहे फिर रेगुलर में चले जाएं, क्योंकि हमारा टर्नओवर कम। बात समझ आया? अब इन दोनों के बीच में कंपेरिजन एक बताया गया है। कंपेरिजन को ध्यान से समझिए तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कोई कंपोजिशन डीलर है, उन्होंने किसी सप्लायर से परचेज किया 25,000 रुपए का आइटम, और 25,000 का आइटम खरीदते समय उसको जीएसटी देना पड़ा 5%, उसको टैक्स कितना देना पड़ा? 1,250। 25,000 का 5% कितना हो गया? 1,250। तो इस तरह कंपोजिशन डीलर को कितना पैसा देना पड़ा? 26,250 देना पड़ा ना। 25,000 रुपये उसका परचेज था, 5% जीएसटी हो गया 1,250, दोनों को ऐड कर दिया गया तो कितना हो गया? 26,250 रुपये। अभी मान ले रहे हैं कि ये कंपोजिशन डीलर 10% प्रॉफिट लेता है। अगर कोई 100 रुपए का आइटम खरीदता है, उसे 110 रुपए में सेल करता है। अगर 1,000 रुपए का आइटम खरीदता है उसको 1,100 में सेल करता है, यानी 10% ये मार्जिन लेकर चलता है। कोई भी प्रोडक्ट हो सबके लिए 10% मार्जिन उसने
फिक्स कर रखा है, माइंड में अपने सेट कर रखा है कि हमें 10% का मार्जिन लेना है। बस में यार, तो इसका 26,250 का 10% कितना हो जाएगा? 2,625 रुपये। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 28,875 रुपये। चूंकि कंपोजिशन डीलर टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, इसलिए इसका टैक्स का अमाउंट कितना आ जाएगा? 0। तो ये 28,875 रुपये में ही अपने कस्टमर को क्या करेगा? सेल कर देगा। अब इसको ये भी पता है कि अपने टर्नओवर का 1% टैक्स देना है। इसकी सेल कितनी हुई? 28,875 रुपये। जब इसका 1% निकाला जाएगा तो आ जाएगा 288 रुपये 75 पैसे। अगर उस अमाउंट को राउंड फिगर में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 289 रुपये। यानी इस ट्रांजेक्शन के लिए कंपोजिशन डीलर को 289 रुपये टैक्स देना। क्लियर है? 25,000 का आइटम परचेज किया, आइटम को खरीदते समय 5% के हिसाब से 1,250 रुपये टैक्स पे किया। ठीक, टोटल इसकी कॉस्ट पड़ गई 26,250 रुपये की। 10% इसका मार्जिन है, 26,250 का 10% 2,625 रुपये। इसकी कॉस्ट हो जाएगी 28,875 रुपये। चूंकि ये टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे टैक्स का अमाउंट हो जाएगा 0। तो ये 28,875 रुपये में ही अपने कस्टमर को सेल कर। और चूंकि अपने टर्नओवर का 1% टैक्स को देना है, इसलिए आ जाएगा 288 रुपये 75 पैसे। इसका टोटल कितना हो जाएगा? 288 रुपये 75 पैसे। जब हम राउंड अप करेंगे तो आ जाएगा 289। ये तो कैलकुलेशन हो गया किसके लिए? कंपोजिशन में। अब रेगुलर वाले के देखिए, मान लो कि रेगुलर वाला भी 25,000 रुपये का सेल कर रहा है, एक जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए। मान लीजिए कि रेगुलर डीलर भी 25,000 रुपये का परचेज कर रहा है और इस पर टैक्स 5% वो भी पे कर रहा है, तो 1,250 रुपये। तो कितने में खरीदेगा? 26,250। यहाँ तक की दोनों की बात क्या है? बराबर। यहाँ तक दोनों क्या है? सेल। भाई वही आइटम का दाम इसके लिए भी, वही आइटम का दाम उसके लिए भी है, उतना टैक्स इसके लिए भी, उतना ही टैक्स इसके लिए भी, उसकी कॉस्ट इतनी भी, इसकी भी कॉस्ट। लेकिन रेगुलर वाले के साथ क्या होगा? ये 1,250 जो टैक्स पे कर रहा है वो उसकी हो जाएगी आईटीसी। क्या हो जाएगी? आईटीसी। और उस आईटीसी को आगे चल के वो यहाँ पे एडजस्ट कर लेगा जब वो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जाएगा तब। ये देखो, उस अमाउंट को यहाँ पे एडजस्ट कर लेगा। जब वो टैक्स जमा करने जाएगा तो उसको 1,250 की छूट मिल जाएगी। तो ये 1,250 उसके आइटम की कॉस्ट नहीं हुई, तो क्या मानेगा? वो ये मानेगा कि हमारे आइटम की कॉस्ट कितनी है? 25,000। इस वजह से जो मार्जिन 10% निकालेगा, तो 25,000 का 10% कितना हो जाएगा? 25। वो मार्जिन यहां से निकालेगा, क्योंकि ये 1,250 तो टैक्स में रिवर्स हो जाएगा, टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट क्या हुई? ये 25,000 तो 25,000 का 10% 2,500। अब इसका सेल प्राइस क्या हो जाएगा? 27,500। क्यों? क्योंकि मार्जिन उसने कितना है? 25,000 और इसका प्राइस कितना था? 25,000 तो 25,000 में जब हम ये 25 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 27,500। भाई सेल प्राइस मतलब क्या? परचेज प्राइस प्लस मार्जिन। परचेज प्राइस कितना था? 25,000। मार्जिन कितना? 2,500। 25,000 में 2,500 जुड़ गया, आ गया 27,500। अब इस 27,500 का जब 5% निकालोगे आप तो आ जाएगा 1,375। ये 1,375 क्या है? उसकी टैक्स लाइबिलिटी। ये 1,375 क्या है? उसकी टैक्स लाइबिलिटी है। अब इस टैक्स लाइबिलिटी के आधार पर जब हम टैक्स निकालेंगे, एक कस्टमर को कितने में सेल होगा? ये तो उसका टैक्सेबल प्राइस हो गया, मार्जिन बढ़ा लगा के, और ये हो गया टैक्स। दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो आ जाएगा 28,875। यानी कोई कस्टमर चाहे चला जाए रेगुलर वाले के पास और चाहे चला जाए कंपोजिशन वाले के पास, वो 28,875 में ही प्रोडक्ट पाएगा। तो इससे क्या हो गया? इससे आइटम की जो कॉस्ट है और आइटम का जो सेल प्राइस है दोनों फिक्स। देखो, दोनों डीलर खरीद भी सेम रेट से रहे हैं और बेच भी समान रेट से रहे, तो जीएसटी में कोई फर्क हुआ नहीं। सारे डीलर्स के लिए समान बनाए गए प्रोविजन। अब अगर इसको देखा जाए कि टैक्स कितना जमा करना है, तो टैक्स कैसे निकालते हैं? टैक्स लाइबिलिटी माइनस आईटीसी। टैक्स लाइबिलिटी हो गई 1,375, आईटीसी हो गई 1,250। दोनों को घटा देंगे तो टैक्स कितना देना है? 125। ये दोनों का कैलकुलेशन मेथड। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है? इससे क्लियर ये हो रहा है कि अगर आपका टर्नओवर कम है, अगर आपका मंथली सेल कम है, अगर आपका ईयरली क्वार्टरली सेल कम है, तो आपके लिए बेहतर क्या है कि आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, कम झंझट रहेगा, कम जिम्मेदारियां रहेगी, काम आपका हो जाएगा आसान। अपने टर्नओवर का 1% केवल देना, सीधा सा हिसाब। आप जितने रुपए का सेल करेंगे उसका 1% आपको देना है, बहुत आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है,
आपका महीने का सेल ज्यादा है, लाइक 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक है आपका पूरे साल का सेल, तो आपके लिए सबसे बेहतर क्या है कि आप रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराइए। वहां प्रॉफिट को हम कम दिखाएंगे और टैक्स लाइबिलिटी आपके ऊपर कम है। बात समझाया? वहां अपने प्रॉफिट को आप 2%, 3%, 5% दिखेंगे और आपका क्या हो जाए, सेल। यही कारण है कि जो आपके होलसेलर होते हैं वो मार्जिन कम रखते हैं, लेकिन उनका जो सेल्स अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। वो महीने में सेल क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, जिससे मार्जिन कम होने की वजह से उनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी भी कम आती। क्योंकि हमने शुरू में सिनेरियो बना के देखा था ना कि जब प्रॉफिट हमारा 10 रुपए था तो टैक्स हमको कितना देना पड़ा, जब प्रॉफिट 100 रुपए हुआ तो टैक्स कितना देना पड़ा, याद है ना वो। जब प्रॉफिट 20 रुपए था तो टैक्स 1 रुपए आया, जब प्रॉफिट 40 रुपए हुआ तो टैक्स 2 रुपए आया, प्रॉफिट 60 होगा तो टैक्स 3 आएगा। तो जब प्रॉफिट कम रहेगा तो टैक्स ऑटोमेटिक कम पड़ेगा, रेगुलर डीलर के लिए सबसे बेटर है। बस में तो दोनों स्कीम अपने अपने लिए सुटेबल है, लेकिन कौन सी स्कीम किसके लिए सुटेबल है ये डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का टर्नओवर कम है या टर्नओवर ज्यादा। अगर टर्नओवर कम है तो कंपोजिशन स्कीम, टर्नओवर ज्यादा है तो रेगुलर स्कीम, दोनों में से कोई एक स्कीम आपको सेलेक्ट करना है। बात समझ में आया? अच्छा, इसमें माइग्रेशन का भी ऑप्शन है। आपने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपका बिजनेस चल रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन धीरे धीरे जब टर्नओवर आपका बढ़ गया और आपको लग रहा है कि नहीं हमको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, तो अपना रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, प्रॉफिट कम दिखाइए ना, सेल अमाउंट बढ़े जाता है लेकिन प्रॉफिट कम दिखाइए। बस समझेगा? तो उससे क्या होगा, उससे आपके ऊपर लगने वाले टैक्स की लाइबिलिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, मार्जिन देखो दोनों का अलग अलग है, कारण उसका क्या है कि ये जो 1250 रुपये टैक्स दे रहा है ना, उसको कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उसको कहीं यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, उसको कहीं यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए वो यह मान के चल रहा है कि हमारा ये जो आइटम है यही हमारा क्या है, ये इसकी कॉस्ट, आइटम की कॉस्ट है, और इस कॉस्ट का 10% निकालेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो रेगुलर डीलर 1250 रुपये दे रहा है, इसको आगे चल के यूज कर ले रहा है कहाँ पर, टैक्स जमा करते समय अपनी आईटीसी को यूज कर ले रहे हैं। अगर हमें 1500 रुपये टैक्स जमा करना है तो 1250 रुपये हमारा घट गया, एडजस्ट हो गया, बचा कितना, 250, केवल 250 हमको टैक्स देना। इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि हमारा आइटम का कॉस्ट क्या है, 25, क्योंकि ये तो टैक्स का अमाउंट हो। और चूंकि इसको टैक्स का रिबेट कुछ मिलने वाला नहीं है, टैक्स का बेनिफिट कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए सब कुछ माना जाएगा कि ये हमारी आइटम की कॉस्ट है। दोनों में यही फर्क है कि कंपोजिशन डीलर के लिए टैक्स जोड़कर जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है, और रेगुलर डीलर के लिए जो उसका बेसिक प्राइस है वो कॉस्ट माना जाए। दोनों में यही फर्क है। मान ले रहा है कि प्रॉफिट हम 10% लेके चल रहे हैं, एज्यूम कर ले रहा है 10%। ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, हर बिजनेस का प्रॉफिट अलग अलग होता है, प्लस हर आइटम पर प्रॉफिट अलग अलग होता है। कुछ आइटम ऐसे होते हैं इनपे प्रॉफिट आपको कम मिलता है, लेकिन कुछ आइटम ऐसे इनपे प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलता है। आइए, अब है इनवाइसिंग। इनवाइसिंग क्या है? इनवाइसिंग किसी भी टैक्स कंप्लायंस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। इनवाइसिंग हमें ये बताता है, इनवाइसिंग हमें ये बताता है कि हमें किस तरह का इनवाइस बनाना है, बिल किस तरीके से बनाना है, और हमारे जीएसटी में एक्ट क्या कहता है, जीएसटी के प्रोविजंस क्या कहते हैं, इन सब की जानकारी हमको इनवाइसिंग के माध्यम से मिलती है। इनवाइसिंग का रूल बहुत समझना जरूरी है। बात समझ में आ रहा ना? जिस तरह आप जिस कंट्री में रहते हैं उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन, आपको उनका पालन करना होता है। जैसे सड़क पे चलना है तो बाएं हाथ से चलना है, बात समझ में आया? ये भी एक रूल है ना? तो जिस तरह जिस कंट्री में हम रहते हैं उसके रूल्स को फॉलो करते हैं, उसी तरह जिस जो टैक्स हमारे ऊपर अप्लीकेबल हो रहा है, हमें उसके कंप्लायंस के बारे में समझना बहुत जरूरी है। हमें उसके रूल्स और उसके नियमों के बारे नियमों को समझना जरूरी है। इस आधार पे देखा जाए तो जीएसटी के में जो डीलर होते हैं वो दो तरीके की इनवाइस इशू करते हैं। एक होता है हमारा टैक्स इनवाइस और दूसरा होता है हमारा बिल ऑफ सप्लाई। अब हमको समझना है टैक्स इनवाइस कब इशू होता है, कौन इशू करता है, और बिल ऑफ सप्लाई कब इशू होना है और कौन इशू करता है। देखो, जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है, किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है, ध्यान दें, जैसे मान लो हमारे पास एक रिमोट, इस पर भारत सरकार ने 18% जीएसटी लगा रखा है, मानकर चलिए कि इस पर 18% जीएसटी, तो ये क्या है, ये टैक्सेबल गुड्स। ये कैसा गुड्स हुआ, टैक्सेबल। जिस प्रोडक्ट पर जिस आइटम पर टैक्स लगता है वो टैक्सेबल। और मान लीजिए कि ये मार्कर पेन है,
इसको सरकार ने टैक्स फ्री रखा, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये हो गया एग्जेम्प्टेड। यानी एग्जेम्प्टेड वो प्रोडक्ट है जिस पर टैक्स नहीं लगता, और टैक्सेबल वो प्रोडक्ट है जिस पर टैक्स लगता है। बस में जिस आइटम पर टैक्स है वो है हमारा टैक्सेबल, और जिस आइटम पर टैक्स नहीं है वो हमारा एग्जेम्प्टेड। इस तरह से अगर देखा जाए तो जीएसटी में हम आइटम को दो कैटेगरी से डिवाइड करते हैं। जीएसटी में हमारे जितने भी आइटम हम उनको दो तरीके से मान सकते हैं कि जो हमारे आइटम है, हमारे कुछ आइटम ऐसे हैं जो आइटम हमारे टैक्सेबल, और कुछ आइटम ऐसे हैं जो एग्जेम्प्टेड। कुछ ऐसे आइटम है जो टैक्सेबल है, जिन पर टैक्स लगता है वो टैक्सेबल है, और जिन पर टैक्स नहीं लगता वो क्या है, एग्जेम्प्टेड। अब टैक्सेबल को भी आगे चलते स्लैब बनाएंगे। कुछ ऐसे आइटम है जिन पर 3% जीएसटी, कुछ ऐसे आइटम है जिस पर 3%, कुछ ऐसे आइटम है जिस पर 5% जीएसटी, कुछ ऐसे आइटम है जिस पर 12% जीएसटी, कुछ ऐसे आइटम है जिस पर 18% जीएसटी लगता है, और कुछ ऐसे आइटम है जिस पर 28% टैक्स। किस आइटम पर कितना टैक्स लगना है ये सरकार पहले से निर्धारित। बात में आपको कैसे पता चलेगा किस आइटम पर कितना टैक्स, बताइए कैसे जानकारी मिलेगी? उसके लिए सरकार ने एक एप्लीकेशन बना रखी है जो आपके प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उस एप्लीकेशन का नाम है जीएसटी रेट फाइंडर। इसका नाम है जीएसटी रेट फाइंडर। ये एप्लीकेशन हमें दो चीज की इंफॉर्मेशन देती है कि किसी आइटम पर जीएसटी कितना परसेंट है, और इस आइटम का एचएसएन कोड, इन दोनों की इंफॉर्मेशन होता है। आप इसमें सर्च करें एडीटी, सबको बता देगा सर आपको कितना जीएसटी है, 18%। बस मैं दुनिया में इतने सारे आइटम हैं, हर आइटम पर कितना परसेंट टैक्स लगना है याद करना संभव नहीं, किसी के बस की बात नहीं, उनकी मेमोरी नौकरी नहीं है कि हम किसी आइटम पर टैक्स याद रखें। इसलिए हम जीएसटी रेट फाइंडर का इस्तेमाल करते हैं, या डायरेक्टली हम गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि किस आइटम पर टैक्स कितना। हमको चेक करना मार्केट मार्केट रेट पे टैक्स कितना है, तो सर्च कर सकते हैं व्हाट इज द टैक्स रेट ऑफ मार्केट रेट इन जीएसटी। ठीक है, इस तरह सर्च कर सकते हैं। टीवी पर कितना टैक्स है इसको सर्च कर सकते हैं। तो किसी भी आइटम को गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या ये गवर्नमेंट किया है जीएसटी रेट फाइंडर, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे बाकी सब तरीके से डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करके वहां पर भी सर्च करने पर आपको पता चल जाएगा कि किस आइटम पर जीएसटी कितना है, और उस आइटम का एचएसएन कोड कितना। बात समझ आ रहा है ना? तो ओवरऑल देखा जाए आइटम हमारे दो तरीके के हो गए। कुछ आइटम ऐसे हैं जो आइटम हमारे टैक्सेबल, जिन पर टैक्स लगा है, और कुछ आइटम ऐसे हैं जो हमारे क्या है, एग्जेम्प्ट है। जो टैक्सेबल है उनको भी आगे चल के स्लैब बनाया गया है। ये स्लैब, इसको बोलते हैं स्लैब। 3% में, 5% में, 12% में, 18% में, 3% में ज्यादातर साज सज्जा के श्रृंगारों को रखा गया है। जैसे तुम लोग कान में क्या पहनते हो, क्या बोलते हैं, ईयर रिंग, हाथ की अंगूठी हो गया ना, ये जो तुम लोग पहनते हैं क्या बोलते हैं, कंगन वगैरह, चूड़ी वगैरह, जो ये सब चीजें होती है वो सब 3% में। 5% में खाने पीने की चीजें ज्यादातर, 12 और 18 में इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट ज्यादा, 5 और 12 में खाने पीने की चीजें ना, जैसे ब्रेड हो गया, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, 12% और 18% में भी ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट, और 28% कुछ लग्जरीज आइटम ना, जैसे 5 लाख के ऊपर की गाड़ियां हो गई ना, 55 इंच से बड़े स्क्रीन हो गई आपकी। जैसे इस आइटम पे टैक्स 28% है, जो आप जिस पर पढ़ा रहे। सीमेंट हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको 28% की जीएसटी के स्लैब में रखा। किस आइटम पे टैक्स कितना रखा है, ये जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग होती है, एक बैठक होती है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वो सब डिसाइड करते हैं कि किस आइटम पे टैक्स कितना लगना है। अच्छा, किसी आइटम का टैक्स घटाना है बढ़ाना है, ये भी सरकार के हाथ में रहता है, उसी के कंट्रोल में। तो कोई अकेला व्यक्ति उसका निर्णय नहीं लेता, उसकी पूरी कमेटी बनाई गई है, उसमें ढेर सारे मेंबर्स रखे गए हैं। मेंबर्स अपने अपने विचारों को रखते हैं, उस हिसाब से जो है संशोधन किया जाता है जीएसटी के रूल्स में, और उसको नए सिरे से लागू। बस नया, तो दो तरह के आइटम है, जिस पर टैक्स लग गया वो टैक्सेबल, जिस पर टैक्स नहीं लगा वो क्या है, टैक्सेबल। टैक्सेबल को भी 3%, 5%, 12%, 18%, 28% में रखा है।
बस में आ गया ना। किस आइटम पे कितना टैक्स है याद रखना संभव नहीं है, इसलिए मैंने एप्लीकेशन आपको बता दिया जीएसटी रेट फाइंडर। तो एप्लीकेशन आपको ये बताएगा किस आइटम पे टैक्स कितना है और उसका HSN सेट कोड। बस में आया ना। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तो दो तरीके की इनवाइस इसको करने का प्रोविजन इसमें बनाया गया है। एक है हमारा टैक्स इनवाइस और दूसरा है हमारा बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवाइस कौन इशू करेगा? अगर रेगुलर स्कीम का कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई कर रहा है उसे टैक्स इनवाइस इशू करना। रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई भी डीलर जिसका रजिस्ट्रेशन किसमें हुआ है, रेगुलर स्कीम में, तो वो टैक्स इनवाइस देगा तब जब वो टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करेगा तब। यानी अगर कोई रेगुलर डीलर है और वह रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो क्या बनाएगा? टैक्स इनवाइस। अगर हमारा कोई रेगुलर डीलर और वह किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई तो क्या बनाएगा? टैक्स इनवाइस। और वही रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करता है, किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करता है तो बनाएगा बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये टैक्स इनवाइस है बिल ऑफ सप्लाई? तो जब किसी इनवाइस या जब किसी बिल को आप उठा के ऐसे देखेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ हेडिंग लिखा रहेगा टैक्स। बात सुना है ना? जब कोई बिल आपको मिलेगा उस बिल को उठा के आप देखेंगे, ऊपर सबसे हेडिंग रहेगा, कंप्यूटराइज बिल जितने आते हैं ऊपर लिखा रहेगा टैक्स इनवाइस। तो अगर टैक्स इनवाइस है तो जान जाइए को क्या है, एक प्रकार का टैक्स इनवाइस। बात में अगर कोई भी रेगुलर डीलर है किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करेगा तो क्या बनाएगा? टैक्स इनवाइस। वही डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करेगा तो बिल ऑफ सप्लाई। बात में और कंपोजिशन स्कीम का डीलर हो गया। कंपोजिशन स्कीम का अगर डीलर है तो चाहे तो यह टैक्सेबल सप्लाई करे या फिर एग्जेम्प्टेड, दोनों ही केस में क्या बनाएगा? बिल ऑफ। दोनों केस में बिल ऑफ। यानी कंपोजिशन डीलर के लिए एक ही चीज बनाया गया है, बिल ऑफ। बात सुना है? रेगुलर डीलर अगर टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करेगा तो टैक्स इनवाइस, रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करेगा तो बिल ऑफ सप्लाई। वही कंपोजिशन डीलर चाहे टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करे चाहे एग्जेम्प्टेड, दोनों एक केस में क्या बनाएगा? बिल ऑफ। बात सुना है ना? ये चीज में दिया गया है। देखो बिल ऑफ सप्लाई में किसी दो कंडीशन में इसको किया जाता है। पहला, जब रेगुलर डीलर के द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया जाए तब उसको क्या बनाएगा? बिल ऑफ सप्लाई। अगर कोई रेगुलर डीलर है और किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई कर रहा है तो वो क्या बनाएगा? बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, बात समझ आ रहा था? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बिल ऑफ सप्लाई इसको करने का एक एक कंडीशन और दिया गया। बिल ऑफ सप्लाई को इशू करने का एक कंडीशन और दिया गया। तो चल नहीं रहा है। अच्छा, हाँ ठीक। अब देखिए, कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड सप्लाई किया जाए तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करने का दूसरा चीज क्या है? अगर कोई कंपोजिशन डीलर है, अगर कोई कंपोजिशन डीलर है तो कोई भी आइटम अगर वो सप्लाई करेगा चाहे टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड, उसे इशू करना पड़ेगा बिल ऑफ सप्लाई। अब अगला चीज देखना है आपको, कॉपी ऑफ इनवॉइसेस। बिल की कितनी कॉपी बनाना है? तो अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो 3 कॉपी बनाना है, और अगर आप सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं तो केवल और केवल 2 कॉपी। अगर आप गुड्स सप्लाई करेंगे 3 प्रतियां बनेंगी, 3 कॉपी बनेगी। 3 कॉपी किसके किसके लिए? पहला कॉपी बनेगा, ओरिजिनल बनाया जाएगा रेसिपिएंट ऑफ गुड्स। रेसिपिएंट ऑफ गुड्स मतलब जो गुड्स को रिसीवर है, जो गुड्स को खरीदने वाला, जो हमारा कस्टमर है उसके लिए। जो हमारा कस्टमर है वही है रेसिपिएंट ऑफ गुड्स। ओरिजिनल कॉपी बनेगा किसके लिए? हमारे कस्टमर के लिए जो गुड्स का रेसिपिएंट। जो डुप्लीकेट बनेगा ये बनेगा ट्रांसपोर्टर के लिए। और तीसरा बनेगा हमारे सप्लायर। बस में अगर हम गुड सप्लाई कर रहे हैं और वो आइटम हमारा हैवी, सपोज करो उससे सीमेंट का लिखा कितना 100,
ठीक, अब 100 बोरा सीमेंट उस पर जाएगा नहीं, तो उसके लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, कोई कोई वाहन चाहिए ना, ना पिकअप हो गया, छोटा बड़ा हाथी हो गया, कुछ कुछ चाहिए ना, तो तो वहां उससे जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि रास्ते में कोई रोक कर चेक करे कि बिल इसका है कि नहीं, तो ड्राइवर को भी कॉपी बना के हमको दिया कि अगर रास्ते में कोई अधिकारी चेक करता है कि जो आइटम आप लेके जा रहे हैं इसका बिल बना है या नहीं, तो उसको दिखा देगा कि देखिए साहब ये बिल है, आप बिल चेक करें। इसलिए जो ट्रांसपोर्टर है या अपने गाड़ी से भेज रहे हैं तो गाड़ी के ड्राइवर को हम एक कॉपी दे देते हैं कि रास्ते में उसकी पूरी सुरक्षा कर। तीसरा, आपने सप्लायर जो सेल करेगा अपने ऑफिस में रिकॉर्ड बना के रखेगा कि हमने इनको सेल किया, उन पार्टियों का डिटेल का इसके इनवॉइस की कॉपी अपने ऑफिस रिकॉर्ड के लिए भी बात में आ रहा है ना। अगर हम सप्लाई सर्विसेज सप्लाई करें तो सिर्फ 2 कॉपी बनेगी, एक सप्लायर के लिए जो सर्विस सप्लाई कर रहा है और उस सर्विस के रिसीवर की, सिर्फ 2 कॉपी बनेगी। बात में आ रहा है ना, सिर्फ 2 प्रतियां बनेगी, एक सप्लायर के पास होगा और एक रिसीवर के पास। और जो चीज समझाया गया उसी को यहाँ पे देखो टेबल के माध्यम से दिखाया है, जो चीज हमने आपको समझाया उसी के टेबल के माध्यम से यहाँ पे दिखाया है। अभी तक इसके पास, हाँ ये ठीक, यहाँ पर वही सेम चीज बताया गया जो अभी तक हमने आपको बताया कि अगर रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करेगा तो टैक्स इनवॉइस बनाएगा, वही रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करेगा तो बिल ऑफ सप्लाई बनाएगा। कंपोजिशन डीलर है, अगर वो किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करेगा बिल ऑफ सप्लाई। वही कंपोजिशन डीलर है, अगर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करेगा तो भी बिल ऑफ। उसका एक समरी बना दिया गया, टेबल बना दिया गया कब किस पे क्या इशू करना है। और अच्छी बात बताया, आप लोगों का टैली में स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, वो खुद बता देगा कि टैक्स इनवॉइस बनाना है या बिल ऑफ सप्लाई। जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ रेगुलर, हमने एक कंपनी बनाई, कंपनी बनाते समय हमने फीचर दिखा दिया रेगुलर। अब जैसे ही हम टैक्सेबल गुड सप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक टैक्स इनवॉइस बन जाएगा, और जैसे ही एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे ऑटोमेटिक बिल ऑफ सप्लाई बन जाएगा। हमें याद रखने की जरूरत है, इस सॉफ्टवेयर हमारा खुद सेलेक्ट कर लेगा क्या बनाना है। बात सुनना है, इस कांसेप्ट को समझना जरूरी है, बाकी बेटा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हमारे काम को आसान होगा, हमें याद नहीं रखना है कैसे इनवॉइस बनाना है बिल ऑफ सप्लाई। ठीक, हम जैसे किसी एग्जेम्प्टेड आइटम को सेल करेंगे तुरंत बिल ऑफ सप्लाई अपने आप बन जाएगा, और जैसे टैक्सेबल गुड्स को सेल करेंगे तुरंत टैक्स इनवॉइस भी अपने आप बन जाएगा, हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाएगा। चलिए, अब उसके बाद हम लोग को देखना है एचएसएन कोड। एचएसएन कोड क्या, ऐसे देखो एक ही क्लास में एक ही नाम के 4-5 बच्चे हो सकते, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, है ना। हो गया आगे, एक ही नाम से एक ही क्लास में एक से अधिक बच्चे हो सकते हैं ना, ऐसा संभव है। चलिए, अब देखो उसी तरीके से जिस तरह से एक ही क्लास में एक ही नाम से 4-5 बच्चे होते हैं, उसी तरह एक ही नाम से हमारे कई सारे आइटम भी हो सकते हैं, एक ही नाम से ढेर सारे आइटम भी हो सकते हैं। उन आइटम को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए एचएसएन कोड का इस्तेमाल किया है। एक ही नाम के कई सारे आइटम हो सकते हैं। अब जीएसटी में कैसे पहचाना जाएगा कि कौन से आइटम पे टैक्स कितना है, इसलिए उनको एचएसएन कोड दिया। चलिए इसकी हिस्ट्री से समझते हैं एचएसएन कोड क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे दे रखा है, इन जीएसटी रिजीम में each invoice will be mentioned HSN code for each item sold, यानी हम जो भी आइटम सेल करेंगे उस पर HSN कोड रखना जरूरी है। और सैक कोड फॉर ईच सर्विस प्रोवाइडर, अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं तो वहां पे सैक कोड मेंशन करना जरूरी है, यानी हम सप्लायर हैं, हम गुड सेल करेंगे तो वहां HSN कोड लिखेंगे, सर्विस सेल करेंगे तो सैक कोड लिखेंगे। HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इट इज ए मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, डेवलप बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। कोरोना के टाइम पे आप लोग WHO का नाम बहुत सुने, WHO की चेतावनी आई है, इतना कोरोना केस बढ़ रहे हैं, ऐसा है वैसा है, तमाम चीजें सुनते रहे आप। तो वो क्या था, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरे दुनिया में जितने भी ट्रेड
उस ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए WCO बनाया गया है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इसको नाम दिया गया वर्ल्ड CO। तो HSN को बनाया किसने? WCO ने, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। और HSN कोड को इस समय जो है एक्साइज के साथ इस्तेमाल किया जाता था पहले। उस समय किसके साथ? एक्साइज के साथ, कस्टम के साथ और वैट के साथ इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब इसका प्रयोग हम GST में भी कर रहे हैं, GST लॉ में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। It include around 5,000 community groups, each recognized by the 6-digit code, organized in legal and logical structure, and is supported by well-defined rule to achieve uniform classification। इसका मेन उद्देश्य है यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन, कि सबका अलग अलग वर्गीकरण किया जा सके। द सिस्टम इज यूज्ड मोर देन 200 कंट्रीज। HSN कोड का जो सिस्टम बनाया गया है उसका इस्तेमाल 200 से अधिक देशों में किया जाता है। एंड इकोनॉमिक एज द बेसिस फॉर दियर कस्टम टैरिफ्स एंड फॉर द कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मोर देन 90% ऑफ मर्चेंटेज इज इंटरनेशनल ट्रेड अरेंज इन टर्म ऑफ द HSN। यानी मैक्सिमम जो है चीज क्या किया गया है, HSN के फॉर्म में रिफॉर्म किया गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है HSN कोड में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 डिजिट का HSN कोड। अगर हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, कब? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर लिखा है ना। द टैक्सेबल विथ द टैक्स पेयर विथ टर्नओवर बिटवीन 1.5 करोड़ एंड 5 करोड़। यानी ऐसे बिजनेस जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उन्हें 2 अंक का HSN कोड इस्तेमाल करना। नीड टू स्पेसिफाई HSN कोड ओनली 2 डिजिट चैप्टर लेवल एज ऑन ऑप्शनल एक्सरसाइज फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ GST। और इसको क्या किया गया, GST के प्रथम वर्ष में ऑप्शनल रखा गया। From the second year of the goods and service tax mechanism, specified 2-digit part level HSN code will be compulsory for all taxable individuals with the turnover between 1.5 crore, यह पॉइंट बढ़ा लीजिए, and 5 crore in the previous financial year। इसका समरी हम बता रहे हैं, यानी अगर पिछले साल हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में था तो हमें HSN कोड सिर्फ 2 अंकों में लिखना है। HSN कोड सिर्फ 2 अंकों में लिखना है, कब? जब हम गुड सेल करेंगे तब। लेकिन अगर हमारा टर्नओवर उससे ज्यादा हो रहा है तो हमें HSN कोड कितने अंकों का देना है? 4 अंकों का देना। पहली चीज। दूसरी चीज, GST के फर्स्ट ईयर में, GST का फर्स्ट ईयर मतलब 2017-18, ये ऑप्शनल था, ये कंपलसरी नहीं था। लेकिन GST के सेकेंड ईयर में इसको कंपलसरी कर दिया गया कि सब लोग इस रूल को पालन करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे। अब देखो, अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो 4 अंक का हम HSN कोड इस्तेमाल करेंगे। टर्नओवर विल बी कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स पेयर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर द फर्स्ट ईयर। यानी टर्नओवर किस आधार पर निर्धारण किया जाएगा? जो फर्स्ट ईयर ने टैक्स पेयर ने डिक्लेयर किया कि हमारा सेल कितना, और बाकी सालों में पिछले साल का टर्नओवर हम लोग से कंसीडर करें। यानी 2019-20 है तो 18-19 का टर्नओवर देखेंगे, 2018-19 है तो 17-18 का टर्नओवर देखेंगे। बात समझा? मान लो ये चल रहा है 23-24, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 23-24, हम 22-23 का टर्नओवर देखेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर। बात समझा? 8 अंक का HSN कोड कब इस्तेमाल करना है? जब आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करें, उस अगर आयात और निर्यात का काम करते हैं तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। अब कुछ इसमें छूट भी दे रखी है। स्मॉल डीलर्स अंडर कंपोजिशन स्कीम विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेंशन HSN कोड इन देयर इनवॉइसेस। जो छोटे डीलर्स हैं, जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि HSN कोड को इस्तेमाल। उसके बाद HSN will be mentioned in invoices and maintain in the GST tax return detail। इसको जो क्या किया गया है, इसको जो है इनवाइस भी मेंटेन किया करना है, आपको मेंशन करना है, और टैक्स के रिटर्न फॉर्म में भी मेंशन करना है, और उस रिटर्न फॉर्म को GST पोर्टल पर अपलोड करें। स्मॉल बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, हमने आपको पहले बता दिया।
रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन के समय आपको ये बताना होगा कि आप किन प्रोडक्ट में डील करते हैं और उनका HSN कोड क्या है। मान लीजिए हमारी कपड़े की दुकान, ठीक है, तो हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बताना पड़ेगा कि हम कपड़े की कौन कौन से आइटम में डील करते हैं और उन आइटम का HSN कोड क्या है। बात समझ आ रहा ना। उन आइटम के साथ साथ कपड़े की दुकान में हम जूता भी सेल करते हैं, तो जूते का भी HSN कोड हमें मेंशन करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम, जिससे गवर्नमेंट को ये आइडिया लग जाए कि इस बिजनेस के लिए यह व्यापारी किस चीज का बिजनेस करता है, उसका HSN कोड क्या है। और सर्विसेज विल बी क्लासिफाइड एज पर सर्विस अकाउंटिंग कोड, जिसको बोलते हैं सैक कोड। सर्विस अकाउंटिंग कोड का शॉर्टकट नेम है सैक कोड, इसे बोलते हैं SAC सैक। दिस इज दिस इज सर्विस अकाउंटिंग कोड इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ सर्विसेज टैक्स। इसे जो है सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया गया और यह सेम चीज GST में लागू। क्या? सर्विस अकाउंटिंग कोड। HSN मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी आइटम को परचेज करेंगे तो आपको बिल मिलेगा, इनवाइस मिलेगा, उस इनवाइस पर HSN कोड दिया रहेगा और सेम HSN कोड आपको कॉपी कर देना है, एंट्री कर देना है अपने टैली सॉफ्टवेयर में। जब आप किसी को सेल करेंगे उसी आइटम को, HSN कोड ऑटोमेटिक उस इनवाइस पर प्रिंट हो जाएगा और HSN कोड आपके कस्टमर की तरफ मूव कर जाएगा। आपको बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका सबसे प्लस पॉइंट ये। बात समझ आया ना। HSN कोड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी याद रखने वाली चीज क्या है, अगर आपका पीछे का टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के भीतर, ठीक है, तो आपको HSN कोड मेंशन करना है 2 अंक का। क्या गुटर को चला लो का, तो बात कर लो जाके, जा बात को जा रहा के लिए HSN कोड इस्तेमाल किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपका साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 2 अंक का HSN कोड, 5 करोड़ से ऊपर है तो 4 अंक का HSN कोड, और अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं, आयात और निर्यात का काम करते हैं, बिजनेस आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का है, तो आपको 8 अंक का HSN कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंपोजिशन डीलर्स को लिए कोई जरूरी नहीं कि HSN कोड इस्तेमाल करे, वो बगैर HSN का भी अपना इनवाइस बना सकता है। छोटे डीलर्स के लिए कोई कंपलसरी नहीं है। बात समझ आ रहा ना। यही सब चीजें इसमें दे रखे हैं, बाकी बहुत ज्यादा इसमें चीज नहीं है। HSN कोड को आपको इनवाइस पे मेंशन करना है और GST के रिटर्न फॉर्म पे मेंशन करना है। रजिस्ट्रेशन, इनवाइस का मतलब बिल, वही जो बिल बनता है, आप कोई आइटम खरीदते हैं आपको बिल मिलता है ना, उसी को इनवाइस बोलते हैं अकाउंटिंग की भाषा। वो इसका स्टैंडर्ड नेम क्या है, इनवाइस, तो बोलचाल की भाषा में उसको लोग बोलते हैं बिल। बात समझ में आया। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ये बताना पड़ेगा कि हम किन आइटम में डील करते हैं, उन आइटम का HSN कोड क्या है। अब है इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म। देखो इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म क्या कहता है, ITC का सीमलेस फ्लो GST का बेसिक फीचर है, जिसके अंतर्गत ITC का फ्लो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की ओर होता है, क्योंकि लास्ट मंथ की रिटर्न भरने के बाद शेष बची हुई ITC और करंट मंथ की ITC को पहले ऐड कर दिया जाता है, उसके बाद करंट मंथ की टैक्स लाइबिलिटी के साथ उसे एडजस्ट कर दिया जाता है। अगर ITC टैक्स लाइबिलिटी से ज्यादा हुई तो टैक्स पेयर को इस महीने कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। शेष बची हुई ITC को अगले महीने टैक्स लाइबिलिटी के साथ सेट ऑफ कर दिया जाता है, और अगर ITC कम पड़ जाती है तो टैक्स जमा करना पड़ता है। ये हो गया पूरा सिनेरियो। अब इसका समरी समझ ध्यान से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम आपको बना के समझाते हैं, ध्यान समझिए। ठीक है, ये महीना चल रहा जनवरी, चलिए ध्यान दो। जैसे मान लो कि हमने यहाँ लिख दिया मंथ हमारा है दिसंबर के महीने में हमने परचेज कितने रुपए का परचेज किया, 1,000। और परचेज करते समय हमने GST 5% पे किया। GST कितना हो गया, 1,000 का 5%, बताओ बताओ कितना हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से टोटल हमने कितना पे किया अपने सप्लायर को, 1,000। ये बात आपको समझ आ रही है। इस महीने हमारे पास ITC कितनी आई,
इस महीने की हम बोल सकते हैं कि हमारी आईटीसी कितनी है। अच्छा, ठीक। अब इसी दिसंबर के महीने में चलिए, दिसंबर के महीने हमारा बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चला, और दिसंबर के महीने में केवल हमारी सेल हुई 800 बस। और 8% पर हमने जीएसटी भी कलेक्ट किया, 5% के साथ कितना हो जाएगा 40। टोटल हमने कस्टमर से कितना पैसा लिया 840। हम बोल सकते हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है 40। ये बात आपको तो रहा है। अब दिसंबर के महीने का जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, दिसंबर के महीने का हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो आप फार्मूला जानते हैं, टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। तो क्या इस महीने में कोई टैक्स देना है? आप बताओ, क्या दिसंबर के महीने में कोई टैक्स जमा करने की जरूरत है? बताओ, है? दिसंबर के महीने हमारी आईटीसी है 50 रुपए, लाइबिलिटी है 40 रुपए, क्या टैक्स देने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि टैक्स का फार्मूला जानते हैं, टैक्स लाइबिलिटी माइनस आईटीसी। हमें 40 रुपए टैक्स देना था, लेकिन ऑलरेडी हम 50 दे चुके हैं, क्या टैक्स देंगे? नहीं। तो 40 माइनस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 10। यानी हम बोल सकते हैं इस महीने हमारी आईटीसी कितनी बच रही है, 10 रुपए हमारी आईटीसी बच रही है। क्या ये 10 रुपए जो आईटीसी हमारी बच रही है सरकार हमको वापस करेगी? नहीं। आपको 1500 फीस जमा करना था, आप 2000 लाख हमारे पास जमा, हमने जमा करके 2000 का रसीद आपको बना के दे दिया, समझ रहे सर? 2000 का रसीद आपको बना के दे दिया। अब कुछ देर बाद ये सब कहते सर मुझे 1500 देना था, मैंने 2000 जमा कर दिया, हम क्या 500 को वापस करेंगे? नहीं। हम कहा, बेटा शांत होकर बैठ जा, पानी पी लो, बैठो। हाँ ना, ये जो 500 तुम एक्स्ट्रा दी हो ना, अगले महीने में इसको एडजस्ट कर लेंगे। अगले महीने तुमको 1500 मत जमा करना, केवल 1000 जमा करना, अगले महीने में तुमको इतना 500 छूट मिल जाएगा, तो इस सुकून से जाके बैठ। लेकिन तुमको लगेगा मेरा तो 500 गया है। मकसद मेरा ना, तो ये कहलाता है आईटीसी का एडजस्टमेंट। तो हमें टैक्स कितना देना था 40, हम ऑलरेडी 50 दे चुके हैं, क्या 10 रुपए सरकार हमको वापस करेगी? कहेगी नहीं। तो शांत हो जा बच्चा, अगले महीने जब टैक्स जमा करना ना 10 रुपए कम जमा करना, ठीक? यही बात वो बोलेगी। अब अगले महीने का सिनेरियो बनाओ, चलो। अगले महीना आ गया हमारा जनवरी। मान लेते हैं कि जनवरी की जो हमारी परचेज, जनवरी हमारी परचेज थोड़ी सी ज्यादा हुई, और परचेज हो गई हमारी 2000, और परचेज होने की वजह से हमें आईटीसी कितना मिला 5%, हमने टैक्स पे किया तो हो जाएगा 100। टोटल हमने अपने सप्लायर को कितना रुपए दिया होगा 21 रुपए, तो हमारी आईटीसी कितनी हो गई? अब जनवरी के महीने में हमने जनवरी के महीने की हमारी सेल हो गई 4000 रुपए, तो हमारा टैक्स कितना आ गया? टैक्स हमारा 5% के हिसाब से कितना आ जाएगा 200 रुपए। तो हम टोटल कितना पैसा कलेक्ट किए अपने कस्टमर से 42। ध्यान दें, अब हमको टैक्स कैसे जमा करना है? हमें क्या करना है, पिछले महीने का 10 रुपए आईटीसी हमारे पास बचा था, इस महीने की आईटीसी कितनी है 100। पहले हम दोनों को जोड़ लेंगे, हमारी टोटल आईटीसी कितनी हो जाएगी? टोटल आईटीसी हो जाएगी 110। और टैक्स में कितना जमा करना है? टैक्स लायबिलिटी हमारी 200 रुपए की, तो हमारा टैक्स कितना हो जाएगा? हमारा टैक्स हो जाएगा, टैक्स लायबिलिटी मतलब 200 रुपए, और आईटीसी कितना हो गया 110 रुपए, यानी टैक्स हमको कितना देना पड़ेगा 90। वैसे हमको इस महीने कितना टैक्स देना पड़ता है 100 रुपए, लायबिलिटी है 200, आईटीसी है 100, टैक्स कितना देना पड़ता है 100 रुपए, लेकिन 10 रुपए पिछले महीने एडवांस जमा किए, इसलिए 10 रुपए यहाँ पे एडजस्ट हो गया, कितना देना है केवल और केवल 90। इसी को बोलते हैं आईटीसी का सीमलेस फ्लो। और ये हर महीने होगा, हर महीने पहले पिछले, अगर पिछले महीने कोई आईटीसी बचा उसको, और करंट महीने की आईटीसी है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। फिर लायबिलिटी हम चेक करेंगे कि हमारी लायबिलिटी कितनी है। अगर लायबिलिटी ज्यादा हुई तो जितना रुपए ज्यादा होगा उतना रुपए जमा कर, अगर लायबिलिटी महीने भी कम होती तो हमें टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं होती, फिर हमारी आईटीसी से जाके जुड़ता है। बात समझाया? ये सिस्टम किसको समझ में नहीं आया, ये 2 महीने का डेबिट कार्ड में आप बना के रखिए, यही कैलकुलेशन का काम होता है हमारे जीएसटी में। बताओ भैया, किसको किसको समझ में नहीं आया? आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो पूछिए, हम रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहे हैं। देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेटअप कैसे होगा वो चीज समझ में आया। अगर आपके पास सेंट्रल टैक्स है,
अगर आपके पास सेंट्रल टैक्स है तो पहले आप उसको सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे, फिर आईजीएसटी के। अगर है तो, अगर आईटीसी आपके पास बचा हुआ स्टेट टैक्स तो पहले जीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे, बचा हुआ आप कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, आईजीएसटी के साथ। अगर इंटीग्रेटेड टैक्स आपके पास है तो पहले आप आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे, बच जाएगा सीजीएसटी, इससे ज्यादा बचेगा एसजीएसटी, उसके साथ बचेगा यूजीएसटी और एडजस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास यूजीएसटी है तो पहले यूपी जीएसटी के साथ, बच गया तो आईजीएसटी के साथ, अदरवाइज। ये इसका सेटअप का रूल होता है, ये भी सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक होता है, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपका सब कैलकुलेट कर ले, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन कैसे होता है वो, अब यह हेडिंग नंबर 3.18, ये आपको पढ़ाया नहीं जाएगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल का पार्ट है। जब प्रैक्टिकल होगा, कुछ डेटा हमारे पास होगा, कुछ परचेज की एंट्री होगी, कुछ सेल्स की एंट्री होगी, तब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब कल से कोई लोग अब्सेंट मत होना, क्योंकि कल से हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। बात समझ आ रहा है ना। कल से हम लोग टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना बता दिया गया है, ठीक, कंपनी बनाना बता दिया गया है, जीएसटी का फीचर इनेबल करना आपको बताया जाएगा, ग्रुप और लेजर बनाना बताया जाएगा, ठीक है। अब मुंह से उंगली हटाओ, पहले छोटे बच्चों की तरह हरकतें करते तुम।